जैसा कि हमने बाबर से संबंधित पहली लेक्चर सीरीज कल दी थी, आज उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें जानने का प्रयास करेंगे कि बाबर ने जिन राजनीतिक परिस्थितियों में, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में, कंडीशंस में भारत में अपनी मुग़ल शासन सत्ता को स्थापित किया, उन्हें और किस समस्याओं से जूझना पड़ा और उसका उसने निदान कैसे किया, और क्या उसने भारत में प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए या अपने साम्राज्य को और अधिक एक्सटेंड किया। क्या वह एक महान साम्राज्य निर्माता था और भारत में जो मुग़ल डायनेस्टी की उसने स्थापना करी, उससे जो समस्याएं, जो अनेक डिफरेंट जो स्टेट थे, जो विभाजित राज्य थे, उनमें उनको एकीकृत करने में सफलता पाई, एक साम्राज्य को एकीकृत करने में सफलता पाई। क्या कुछ हुमायूं के लिए उसने छोड़ा, कैसा साम्राज्य छोड़ा, इन सब बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट बाबर पर लेक्चर आज होगा। हम थोड़ा सा पीछे की पृष्ठभूमि में जाएंगे कि बाबर मध्य एशिया में जिस समय भारत पर आक्रमण कर रहा है, शासन सत्ता स्थापित, वो काबुल का शासक है। और देखा जाए तो बाबर का जन्म, बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे जो तैमूर के वंशज थे, और उसकी माता कुतुब निगार खां, वो चंगेज़ खां की सिस्टर थी। तो बाबर में दो वंशजों का, तैमूर का और चंगेज़ खां का, चगताई तुर्क का और मंगोल का, दोनों का रक्त समाहित था। ऐसी परिस्थिति में बाबर की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कि बाबर वह योग्य नहीं हो सकता है। और ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है जब बाबर की पिता की डेथ हो जाती है, बहुत अल्पकाल में, महज 10 साल की अवस्था में, 11 साल की अवस्था में, 1483 में, 1483 में बाबर का फरगना में जन्म हुआ और बाबर 1494 में फरगना का शासक बन गया। और शासक बनने पर उसने प्रयास शुरू कर दिया अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। He always tried to extended his empire in Central Asia। उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया 1494 से लेकर के 1502 पर। हालांकि उसे अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है टर्कीज़ लैंग्वेज में, बाबर नामा, जिसको हम तज के बाबरी के नाम से भी जानते हैं, उसमें लिखता है कि समरकंद के चक्कर में हमने फरगना को भी मुझे गंवाना पड़ा था, और एक समय ऐसा आया जब दोनों ही उसके हाथ से निकल गए। लेकिन उसने अपनी हार नहीं मानी। ही वॉज वेरी एम्बिशियस मैन, और उसने 1504 में फिर काबुल पर अधिकार कर लिया। और काबुल, समरकंद, गजनी, ही रिटन इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, जिसमें वो लिखता है कि मुझे बड़ी आसानी से ईश्वर अल्लाह की कृपा से, अल्लाह की बरकत से, अल्लाह के रमो करम से हमको समरकंद, गजनी, काबुल, गजनी, कांधार पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जो उसके ओपोनेंट्स थे वो लगातार उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि बाबर की शासन सत्ता को समाप्त कर लिया जाए। मतलब कहने का आशय यह है कि
सेंट्रल एशिया में वो अपने आप को बहुत व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था और इस्टेब्लिश्ड जो एक शासन था वो नहीं स्थापित कर पा रहा था। और अभी हमने आपको बताया कि तैमूर और चंगेज़ खां के वंशजों का रक्त उसमें प्रवाहित था, तो अपने पूर्वजों से उसने सुना था इंडिया के बारे में। तैमूर ने भी अटैक किया था, जैसा कि आर पी त्रिपाठी साहब तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में, कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था उस युद्ध में लोधी डायनेस्टी का ठीक उसी प्रकार अंत हो गया, पतन हो गया, जैसे तैमूर के आक्रमण ने तुगलक डायनेस्टी का अंत कर दिया था। तैमूर पहला ऐसा मंगोल शासक था जिसने भारत को बहुत क्षति पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था, और यहाँ तक कि तुगलक डायनेस्टी का समापन हो गया। और तुगलक डायनेस्टी का ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी डेक्लाइन तुगलक डायनेस्टी से शुरू हो गया था, पतन से। तो वह वंशज बाबर को अच्छी तरह चीज़ें सारी पता थी, और उसने जब मध्य एशिया में अपने आप को व्यवस्थित सुनियोजित नहीं कर पा रहा था तो हिंदुस्तान की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट हुआ। और ऐसे समय में जब भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का उसे पता चला, जब दौलत खां लोधी अपने पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोधी, उसने अपने दूत को दिलावर खां को उसके दरबार में भेजा और कहा कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। यही नहीं, राणा सांगा वॉज द वेरी ग्रेट एम्परर, ही वॉज रूल्ड इन मेवाड़, वह मेवाड़ में शासन कर रहा था, और उसने ये बात कही राणा सांगा ने, पॉपुलरली हिज नेम राणा संग्राम सिंह, वी नो पॉपुलरली एज राणा सांगा। तो उन्होंने भी अपना एक एम्बेसडर दूत भेजा था और ये कहा था कि अगर बाबर दिल्ली पर अटैक करता है तो हम उसी समय आगरा पर अटैक कर देंगे, और सहयोग करने की बात कही थी। तो बाबर को ये महसूस हो गया कि हिंदुस्तान की राजनीतिक हालात बहुत अच्छे नहीं है, और इस पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी अपनी पहली सीरीज़ में। ऐसी परिस्थितियों में बाबर भारत पर आक्रमण करने के बारे में पूरी तरह से अपनी सैनिक को तैयार करता है, और 1514 से लेकर के 1519 तक वो अपनी पूरी तैयारी करता है। तो खाने का उस्ताद कुली खां, उस्ताद मुस्तफ़ा, और अपनी जो तुलगमा युद्ध पद्धति थी उसको और अधिक अच्छे से तैयार करता है, और अपनी पूरी तैयारी के साथ हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए आता है। और पहला आक्रमण उसका 1519 में होता है, जब उसने बौजौर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। और ये पहला ऐसा आक्रमण था जिस युद्ध में इसमें बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था अपनी, और सफलता प्राप्त करी थी। दूसरा अटैक 1519 में हुआ जब उसने भीरा पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से बाजार और भीरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके जाते ही विद्रोह हो जाते थे। तो पुनः वह आक्रमण करता है 1520 ईस्वी में, उसका तीसरा आक्रमण होता है। फिर 1524 में उसका चौथा आक्रमण होता है, और 1525 में उसका फाइनली फिफ्थ एंड लास्ट कह सकते हैं कि अटैक इन इंडिया अगेंस्ट इब्राहिम लोधी हु वाज रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो इब्राहिम लोधी उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था, और उसके खिलाफ जो युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबर काबुल से आता है इंडिया, तो अपने पुत्र कामरान को वहाँ का शासन देकर के आता है। बदखशा से हुमायूं की सेना उसके साथ मिल जाती है, आलम खां लोधी उसके साथ हो जाता है, और मिल कर के युद्ध होता है। और पानीपत का जो युद्ध होता है, पहला युद्ध,
बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच जो पानीपत में लड़ा गया था, जो इस समय हरियाणा में स्थित है, नाउ लोकेटेड इन हरियाणा स्टेट। तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध का परिणाम बहुत ही भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया, उसके लाखों सैनिक मारे गए और लोदी डायनेस्टी का अंत भी हो गया। न केवल लोदी वंश का बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और भारत में एक नई शासन सत्ता का प्रारंभ हुआ, जिसे हम मुग़ल शासन के साम्राज्य के रूप में जानते हैं और बलबन उसका पहला बादशाह था। और बाबर ने, हमने पहले डिस्कस किया था कि काबुल में ही 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करी थी, कि अज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह इन 1507। तो जिसका मतलब होता है कि राजा के समान दूसरा कोई नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है ना। तो बाबर जब पानीपत के बैटल में विजयी होता है, तो ऐसा नहीं है कि इब्राहिम लोदी की शासन सत्ता समाप्त हो गई तो उसके और सारे जो स्टेट्स थे, जो ओपोनेंट्स थे, जो लगातार इब्राहिम लोदी के लिए चैलेंजिंग टास्क थे, वे सब समाप्त हो गए। बाबर को भी उनको फेस करना पड़ा और बाबर ये अच्छी तरह जानता था कि इब्राहिम लोदी के पराजित कर देने से ही इंडिया पर अधिकार हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसके दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट हिंदू स्टेट था और जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, और जिन्होंने बाबर के पास यह निमंत्रण भेजा था कि वह अगर दिल्ली पर आक्रमण करता है तो वह आगरा पर उसी समय आक्रमण कर देंगे और इब्राहिम लोदी का अंत हो जाएगा। यानी एक प्रकार से बाबर को सहयोग करने की बात कही थी। और बाबर अपनी आत्मकथा में इसका इल्ज़ामात लगाता है और कहता है कि राणा सांगा ने हमारी शर्त के अनुसार, समझौते के अनुसार सहयोग नहीं किया था। लेकिन मूल बात ये थी कि वो अच्छी तरह जानता था कि यह एक बहुत बड़ा राज्य है और बहुत ही योद्धा राजपूत सैनिक है, उनके लीडर्स हैं। अगर हम इनको पराजित करने में सफल हो जाते हैं तो भारत में मुग़ल साम्राज्य को एक्सटेंड करना और अधिक आसान हो जाएगा। और इस कारण से दोनों के बीच युद्ध होता है और वह युद्ध है खानवा का, बैटल ऑफ खानवा, जो 1527 में लड़ा गया था, 1527 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में राजपूतों ने बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था। हालांकि राणा संग्राम सिंह पराजित हुए थे और घायल हो गए थे, लेकिन अंतिम समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और एक राजपूत जो जिसके अंदर ये था कि उनकी भुजाओं में दम होता है, शक्ति होती है, तलवार योद्धा होते हैं, तो उन्होंने बहुत ही योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वो पराजित हो गए थे और बाबर मेवाड़ पर अधिकार करने में उस समय सफल हो गया था। तो दूसरी जो ताकतवर शक्ति थी राणा संग्राम सिंह, उनका भी अंत हो गया था। अब उसके बाद उसने चंदेरी पर आक्रमण किया 1528 में, कि चंदेरी के दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था और उसने उसकी डिमांड भी करी मेदिनी राय से, बट मेदिनी राय ने देने से इनकार कर दिया। फिर ये मिलता है, कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो अग्रिम सेना थी बाबर की, उसको इन्होंने पराजित भी कर दिया था, जिससे बाबर और अधिक नाराज़ हुआ और चंदेरी पर अटैक किया 1528 में,
जहाँ चंदेरी का युद्ध हुआ और राजपूतों ने बड़ी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन वे पराजित हुए और राजपूत स्त्रियों ने एक जौहर कर लिया। जौहर एक प्रथा थी कि शत्रु पक्ष के आक्रमण करने पर अगर राजपूत पराजित हो रहे तो उनकी महिलाएं जो थीं वे उनके चंगुल में आने से बचने के लिए जौहर कर लेती थी, अपना आग लगा लिया करती थी, अपने को समर्पित कर देती थी आग के हवाले। तो ये विवरण मिलता है कि जौहर प्रथा को उन्होंने कर लिया था। तो इसके बाद भी भले ही इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था, लेकिन उसका भाई महमूद लोदी अफ़गानों को एकजुट करते हुए बिहार में अपने आप को संगठित कर रहा था और बाबर के लिए चैलेंजिंग एक टास्क था। और भले ही बंगाल पर बाबर का नियंत्रण हो गया था और वहाँ का नुसरत शाह बाबर का एक अच्छा मित्र भी था, लेकिन इंटरनली वो आंतरिक रूप से वह अफ़गानों का सपोर्ट कर रहा था। जब बाबर को ये बात पता चलती है तो वह इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का निश्चय करता है और अपनी सेना के साथ वह गंगा नदी होते हुए घाघरा, जो बक्सर के निकट है घाघरा नदी, वहाँ पहुँचता है और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। और यह पहला ऐसा मध्यकालीन इतिहास का युद्ध था जिसमें जो जल और थल दोनों स्थलों पर लड़ा गया था। बैटल ऑफ घाघरा was the first war in medieval Indian history to be fought at both water and land sides. तो बाबर की जो शक्ति थी, जो पानीपत के युद्ध में हो या खानवा के युद्ध में हो, जो उसने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तोपखाने का प्रयोग किया था, और इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि बाबर वाज अ ग्रेट कमांडर। हिज आर्मी वाज वेरी ट्रेंड, है ना, उसकी सेना बहुत ही प्रशिक्षित थी और उसने बहुत अच्छा प्रयास किया और यहाँ तक कि सैनिकों को अंदर जोश लाने के लिए, उनके मन को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत जो सोल्जर्स थे और भी जो लोग थे वे इंडिया के क्लाइमेट से संतुष्ट नहीं थे और बाबर इसका जिक्र करता है और वे चाहते थे कि काबुल वापस लौट जाए। लेकिन बाबर ये कहता है कि बड़ी मुश्किल से, अल्लाह की कृपा से हमने बड़ी आसानी से हिंदुस्तानियों को पराजित कर दिया है और मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया है यहाँ पर, और हम इसे इतनी आसानी से छोड़ दें, ये कैसे संभव हो सकता है। जिहाद की भी बात करी है और उसने, चाहे वो पानीपत का बैटल हो चाहे खानवा का बैटल हो, उसमें उसने जिहाद का यूज़ किया है, शब्द का यूज़ किया है और जिहाद के नाम पर शत्रु पक्ष के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट होने की भी बात कही है। और ये भी कहा है कि एक जो ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी कि जहाँ भी मंगोल विजित होते थे वो शत्रु पक्ष के मुंड को एक जगह इकट्ठित कर लेते थे और फिर नृत्य करते थे, दान करते थे। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में पहली बार ऐसा जब गाजी की उपाधि धारण की, आफ्टर बैटल ऑफ खानवा ही अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी, और इसके बाद उसने उस समय बहुत अधिक दान भी किया था। और यहाँ तक कि पानीपत के युद्ध के बाद जब वह आगरा पहुँचता है तो हुमायूं उसको कोहिनूर हीरा गिफ्ट करता है, डायमंड, कोहिनूर डायमंड उसको गिफ्ट करता है और बाबर खुश होकर के चांदी और का वितरण करता है, लोगों को उपहार देता है। इसीलिए उसको हम कलंदर के नाम से भी जानते हैं, यू नो आज कलंदर। तो बाबर कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में सत्ता स्थापित करने में सफल हुआ मुग़ल साम्राज्य की। ही ऑलवेज ट्राई टू एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन इंडिया,
और 4 वर्ष तक ही रहा, लेकिन इन 4 वर्षों में जो मेन ओपोनेंट्स थे, जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, उनके खिलाफ उसे हर साल युद्ध करना पड़ा था। पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर आपका घाघरा का युद्ध। और इन युद्धों में बाबर ने अपनी सैन्य शक्ति और सैन्य कुशलता, योग्यता के बल पर सफलता प्राप्त करने में युद्ध में सफलता प्राप्त करने में सफल हुआ था। अब जो बात आती है कि बाबर क्या एक महान साम्राज्य निर्माता था, जैसा कि रसब्रुक विलियम्स ही वर्कड ऑन बाबर, और वो लिखते हैं, ये रिमार्क कि बाबर वाज द ग्रेट एम्परर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी का वह बाबर एक महान साम्राज्य निर्माता था। आरपी त्रिपाठी, जिन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर लिखी, में क्लियरली रिमार्क करते हैं कि अनेक राज्यों में विभक्त भारत में जो शक्ति संतुलन स्थापित करने की बात थी, उसको संगठित करने का प्रयास बाबर ने किया, और बाबर केवल 4 वर्ष तक रहा। और अगर उसके मरने के बाद अगर चारों तरफ विद्रोह और संगठन और विभाजित भारत की तस्वीर सामने हुमायूं के आती है, तो इसमें बाबर का कोई कसूर नहीं था। बाबर ने हमेशा यह प्रयास किया कि वह अपने भारत में साम्राज्य का विस्तार अधिक से अधिक कर सके, और जो भी ओपोनेंट्स थे, विद्रोही थे, उनका अंत कर सके। लेकिन 4 वर्षों के बाद ही बाबर की हालत ख़राब हो गई, वह अस्वस्थ हो गया, और अस्वस्थ होते हुए ही उसने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे हुमायूं को घोषित किया, और यह कहते हुए कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी तुम होगे, लेकिन अपने भाइयों के साथ कभी अन्याय नहीं करना, बराबर बराबर राज्य का विभाजन करना। और जब हुमायूं शासक बनता है तो बाबर का यह उपदेश उसके लिए नुकसानदायी सिद्ध होता है। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक असंगठित और एक विभाजित विरासत के रूप में साम्राज्य भारत को, हुमायूं को प्राप्त हुई थी समस्याएं। और इसी कारण ये कहा जाता है कि बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन ही वाज नॉट ऑर्गेनाइजर, वह संगठनकर्ता नहीं था। ही ऑलवेज ट्राइड टू एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन इंडिया। और ये बिल्कुल सत्य है कि उसने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। काबुल में, फरगना में, समरकंद में, फिर गजनी में, कंधार में, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है। बलूचिस्तान से लेकर के, बदखशा से लेकर के हिंदुस्तान के बंगाल तक उसने अधिकार किया। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, सब जगह उसने जहाँ भी विद्रोह बगावत के सुर दिखाई पड़े, जो भी ताकतें थी, उनके खिलाफ उसने युद्ध किया और सफलता भी प्राप्त करी। हाँ, उनमें शासन करने की एकरूपता नहीं थी। वेरियस स्टेज पर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसी को कंटिन्यू किया था। जैसा कि कहा जाता है, एज ए रूलर बाबर परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज वेरी एफिशिएंटली। लेकिन बाबर ने यह भी प्रयास किया
की जो शक्ति है, जो पावर है, वह बरकरार रहे। ही बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट मोनार्की ना। और यह कथन कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि वह साम्राज्य महान विजेता था, ही वॉज अ ग्रेट विनर, बट ही वॉज नॉट एम्परर बिल्डर। वह महान विजेता था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था, जिसके अगेंस्ट रसब्रुक विलियम्स ने क्लियरली रिमार्क किया है कि बाबर 16वीं शताब्दी का महान साम्राज्य निर्माता था। बाबर वाज द ग्रेट एम्परर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी। और अभी हमने जिक्र किया कि आर.पी. त्रिपाठी साहब भी इस बात को मानते हैं कि विखंडित भारत को संगठित करने का अपने स्तर से उसने बहुत प्रयास किया, और जितने भी प्रतिद्वंदी थे उनसे लड़ाई लड़ी, ताकत के साथ लड़ी, और उनका उसने अंत किया। और जो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, जिसमें लैक ऑफ यूनिटी थी और अनेक राज्य विभाजित थे, कोई शासन नियंत्रण नहीं था, बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद उस पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी थी। और जो दूसरा आरोप बाबर के ऊपर लगाया जाता है कि ही वॉज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ तक कहा जाता है कि वह एक अच्छा सफल प्रशासक नहीं था, और इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि उसने कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम साम्राज्य में लागू नहीं किया था। ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस any change in the old system of administration in his empire, in his India. The old monarchy continued to work everywhere. He divided his empire into jagirs for his nobles and princes. तो उनका कहने का मतलब ये है क्लियरली कि उसने स्थानीय स्तर पर जो जागीरें विभाजित जो दिया, और अमीरों को, जो राज्यों को, वहीं पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जारी रहा पहले की ही तरह। कहीं कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया, कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस नहीं शुरू किया। इसलिए हम उसे एक अच्छा सफल प्रशासक नहीं मान सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उसने कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर प्रारंभ नहीं किया, और जो पुरानी प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था थी, सुल्तान की जो सुप्रीमेसी थी, और जो उसके बाद वज़ीर और सद्र और काजी होते थे, वही सिस्टम चलता आ रहा था। जो स्थानीय और राज्य स्तर पर जो जागीरदारी सिस्टम थी, जो जागीरदार शासक कर रहे थे, वो भी शासन करते रहे। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, स्थानीय प्रशासन था, वह भी जारी रहा, और बाबर ने उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया। लेकिन इसके पीछे अगर यह देखा जाए तो ये तत्व महत्वपूर्ण नहीं है कि बाबर ने ऐसा नहीं किया इसके पीछे कि ही वॉज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था। ये तर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबर ने तो जब काबुल फरगना का वह शासक रह रहा है तो उस नए नए तरीके ईजाद कर रहा है। उसकी तुलगमा युद्ध पद्धति मध्य एशिया में उसके दिमाग की उपज थी। यही नहीं, जो उसने तोपखाने का निर्माण कराया, जो तोपजी नियुक्त किए, जो सैनिकों को ट्रेंड किया, यह एक अच्छा प्रशासक ही कर सकता है। और भारत में चूंकि उसे अधिक समय नहीं मिला, मात्र 4 वर्षों तक उसने शासन किया, इसलिए किसी नई सिस्टम के बारे में सोचना उसके लिए संभव नहीं रह गया था, और 4 वर्षों के अंतराल पर ही उसकी डेथ हो गई। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाबर एक अच्छा प्रशासक नहीं था। अल्टीमेटली हम अगर देखें कंक्लूजन के रूप में, तो बाबर एक
अच्छा प्रशासक भी था, ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज ए गुड कमांडर, ही वॉज ए गुड डिप्लोमेट आल्सो। वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था, एक अच्छा प्रशासक भी था, एक अच्छा कमांडर भी था, और उसके हिज आर्मी वाज वेल ट्रेंड। उसकी जो सेना थी वह बहुत ही प्रशिक्षित थी। उसके जो तोपची थे और उसकी जो तुलगमा वार सिस्टम था, उसमें ट्रेंड जो आर्मीज थी वो शामिल थी। तो यह एक उसका प्रशासनिक पक्ष ही है। अगर व्यक्तिगत पक्ष की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत जीवन में ही बिलीव्ड इन इस्लामिक रूल और उसको उसने पूरी तरह से अपने जीवन में पालन किया था। और ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल रूलर, वो बहुत ही विद्वत शासक था। ही रोट तुर्की हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, वी नो आज तज़-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था, जिसका अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। ख़त बाबरी वॉज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटअप ऑफ बाबर। तो कहने का आशय ये है कि उसको गार्डनिंग में बहुत अच्छा शौक़ था, उद्यान करने का, उद्यान में उसका शौक़ था। और भारत में जो स्थापत्य कला के साथ साथ जो उद्योग का प्रचलन प्रारंभ हुआ, बाबर की ही देन है। बाबरी मस्जिद जो बनाई गई वो बाबर के ही समय में बनाई गई थी। उसके सेनापति मीर बाकी ने उसका निर्माण कराया था। हालांकि ये बहुत ही विवादित मुद्दा था और इस पर अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है कि क्या था, उसकी तह में हम जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बाबर की योग्यता, बाबर की जो क्षमता थी, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। और तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण बाबर ने भारत पर मुग़ल साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी थी। एक प्रकार से एक सुनहरा अवसर उसके भाग्य ने प्रदान किया। वह यह सोच करके नहीं आया था कि हमें हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की शासन सत्ता स्थापित करनी थी। अगर ऐसा होता तो मात्र 12,000 सैनिकों के बल पर वह हिंदुस्तान में सत्ता स्थापित नहीं कर सकता था, जहां लाखों के सैनिक थे। लेकिन यह तो लैक ऑफ यूनिटी थी, एकता का अभाव था। इब्राहिम लोधी जैसे अकुशल, अनुभव शून्य व्यक्ति का शासन था, जिसने बाबर को आसानी से मुग़ल साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने में एक प्रकार से सहयोग कर दिया। तो राजनीतिक परिस्थितियों के हालात ने बाबर को भारत में मुग़ल साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने में मदद करी। ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार से तराइन के युद्ध ने भारत में, द्वितीय युद्ध ने भारत में तुर्की साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने में का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ठीक उसी प्रकार से पानीपत के युद्ध ने न केवल इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का अंत कर दिया, दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया, बल्कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। और इस प्रकार बाबर 4 वर्ष के शासन काल में ही 1526 से 1530 उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद उसका पुत्र, बड़ा पुत्र हुमायूं शासक बना, जिसके बारे में लेनपुल का ये कहना है कि वह जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी सीढ़ियों से गिर कर के मृत्यु हो गई। वह समस्याएं जो बाबर से विरासत के रूप में उसे मिली थी, उन समस्याओं में वह उलझता चला गया और एक प्रकार से
भारत में मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया था, शेरशाह जैसा योग्य अफ़गान शासन करने लगा था, लेकिन यह मुग़लों का सौभाग्य था कि शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद कोई योग्य अफ़गान और नहीं मिल सका। शेरशाह सूरी बहुत कम अल्प समय में ही उसकी मृत्यु हो गई और फिर अकबर जैसे महान मुग़ल शासक को अवतरित होने का अवसर मिला। तो कहने का आशय यह है कि बाबर ने जिस भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की वह केवल एक बीजारोपण था, एक नींव थी, और वह नींव बहुत अधिक मजबूत नहीं थी। उस नींव पर ही आगे चल कर के अकबर जैसे महान शासक ने एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अकबर ने भारत को ही अपना घर समझा और भारत के विकास के लिए ही काम किया। उसकी नीतियों में राष्ट्रीय एकता के तत्व निहित थे, इसी कारण से उसे राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। तो बाबर, नो डाउट, बाबर को हम जानते हैं कि वह मुग़ल साम्राज्य का भारत में संस्थापक था और पहला शासक था, और उसके पूरे जो शासन था, चाहे वह फरगना से लेकर के समरकंद, काबुल, कांधार, गजनी, ये सारे शासन वहाँ से लेकर के हिंदुस्तान पर जो अधिकार था उसको लेकर के देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उसकी जो योग्यता थी, उसकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो उसकी सैनिक कुशलता थी, जो सैनिक नेतृत्व था, उसकी जो लिटरेचर का जो नॉलेज था, उसे तुर्की भाषा के महान जानकारों में जाना जाता, शुमार किया जाता है आज भी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ से की जो राजनीतिक हालात थे, परिस्थितियाँ थी, उसके कारण बाबर को भारत पर जब आक्रमण किया तो विजित करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, और उस विजय प्राप्त करने में जो मदद मिला वह उसकी तुलगमा युद्ध पद्धति, उसकी जो तोपखाने थे, उसकी कुशल जो सैनिक थे, वह खुद का जो एक योग्य सैनिक सेनापति लीडर था, उसके कारण उसे भारत में सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। बट उसके पास समय का अभाव था, जिस कारण से वह कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था शुरू नहीं कर सका। जो विखंडित भारत था उसको संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, उनको संगठित भी नहीं कर सका, और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतिहास में वह एक महान साम्राज्य निर्माता, प्रशासक, सेनापति के रूप में जाना जाता है। मुझे लगता है कि आज का यह लेक्चर बाबर सीरीज़ 2 आपको समझ में आया होगा। मैं आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि आप अपना व्यूज़ ज़रूर देंगे और फीडबैक ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, फीडबैक दीजिए, चाहे यूट्यूब पे दीजिए, चाहे आपका गूगल क्लासरूम पे दीजिए ताकि इससे और अधिक बेहतर बनाया जा सके, आपके ज्ञान में वृद्धि की जा सके, तकनीक की जो खामियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उससे अवगत हुआ जा सके। फिर अपने समय पर टाइम टेबल के अनुसार हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।